का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। इस कार्यक्रम में हर रोज हम दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें लेकर के आते हैं जिनमें कि जो कि आपकी जेब से जुड़ी हुई हो, और बताते हैं किस तरीके से वो खबरें आपकी जेब को प्रभावित कर सकती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। और इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। और आज अंशुमान तिवारी जी दिल्ली के स्टूडियो, नोएडा के स्टूडियो में नहीं हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच चुके हैं, लेकिन खबरों का विश्लेषण उसी तरीके से जारी रहेगा। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप मुंबई पहुंच चुके हैं देश की की नब्ज पकड़ने के लिए, देश की आर्थिक राजधानी में। तो आज वहीं से कार्यक्रम करेंगे सर आप? जी धन्यवाद विपुल। मनी सेंट्रल के सारे दर्शकों का स्वागत है। आज मनी सेंट्रल का आधा हिस्सा दिल्ली के मनी 9 स्टूडियो से और आधा हिस्सा आपको मुंबई से सुनाई देगा। मुंबई से मैं मौजूद हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ऑन द शो पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में नहीं थम रही है चावल की कीमतें, अब क्या होगा। जी हाँ, किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, चावल की कीमतों में क्यों उछाल लगातार देखने को मिल रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ थोक महंगाई के आंकड़े निकल करके आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनके भीतर क्या छुपा हुआ है, इस पर भी डिटेल से अंशुमान जी से हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके मायने हैं क्या। प्रधानमंत्री पेंशन योजना में आखिर में क्या हुआ है, कुछ एक आंकड़े निकल करके आए हैं और निश्चित रूप से वो चौंकाने वाले हैं। अंशुमान जी से समझेंगे कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। बैंकों में कैसे बढ़ रहा है जोखिम, इस पर भी हम आज करेंगे विस्तार से चर्चा। और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर और भी सख्ती होने जा रही है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ रूस का सस्ता तेल कैसे बना हुआ है भारत के लिए मुसीबत, ये एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक हम बातचीत करेंगे। लेकिन खबरों का आगाज करते हैं मानसून को लेकर के जो खबरें आ रही हैं। उत्तर भारत में भारी बरसात की वजह से देश भर में मानसून सीजन की औसत बारिश तो बढ़ गई है, लेकिन अधिकतर खरीफ फसलों की खेती अब भी पिछड़ी हुई है। खासतौर से धान, दलहन और कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। शुक्रवार दोपहर तक कृषि मंत्रालय के पास अपडेट हुए बुआई के आंकड़ों को देखें तो अब तक देश भर में खरीफ फसलों का रकबा 536 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान 560 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में फसल लग चुकी थी। अंशुमान सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय अगर हम देखें तो फसलवार स्थिति जो है, बुआई के आंकड़े क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से क्या कुछ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस बात की आशंका थी इस मानसून के साथ वो लगभग अब सच होती दिखाई दे रही है। जुलाई का लगभग आधा हिस्सा बीत रहा है और खरीफ की बुवाई दोनों तरह से पिछड़ी हुई है। उन इलाकों में भी पिछड़ी हुई है जहां पर मानसून का अगला चरण आता है, और उन इलाकों में भी पिछड़ी हुई जहां मानसून अपने पिछले चरण से बारिश करके निकल चुका है। सबसे ज्यादा चिंता जिस बुवाई को लेकर हो सकती है वो दलहन को लेकर है, क्योंकि दलहन का रकबा या दलहन की जो सोइंग है वो करीब करीब 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। धान, दलहन और कपास ये तीन महत्वपूर्ण फसलें हैं जो खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण उपज है। अगर आप धान के रकबे में देखें तो धान के रकबे में पिछले साल की तुलना में काफी कमी है, दलहन में गिरावट है, और कपास जो कि जिसकी अर्ली सोइंग हो चुकी थी पंजाब के इलाकों में, वहां जो मानसून की बारिश हुई उसके बाद और ज्यादा बारिश हुई है, अतिवृष्टि है, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। इन तीनों को अगर आप विपुल गौर से देखें तो भारत की जो महंगाई के आंकड़े हमें मिले थे ना, कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़े सीपीआई के, जो जिन पर हमने 2 दिन पहले बात की थी, उन आंकड़ों में इसकी पूरी झलक दिखाई देती। यही वो 2-3 फसलें हैं, दलहन और धान की, अनाजों की, जिनमें महंगाई पहले से बनी हुई दिखाई देती है और पहले से बनी हुई थी। तिलहन को लेकर इतनी चिंता नहीं है क्योंकि तिलहन की बुआई पिछले साल से बेहतर दिखाई दे रही है। जी, इस बीच थाली की महंगाई सरकार को अब वो कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है जिसका कि असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सरकार चावल की अधिकतर किस्मों के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में चावल के लिए हाहाकार मच सकता है। पूरी दुनिया में करीब 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन चावल है और दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 40% चावल की सप्लाई भारत से होती है। 150 से ज़्यादा देशों को भारत का चावल एक्सपोर्ट होता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से 221 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ है। ऐसे में भारत अगर चावल के निर्यात पर अंकुश लगाता है तो इसका असर
पूरे विश्व को, पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। सर, क्या उम्मीद करें कि क्या चावल के निर्यात को रोकने की नौबत आ सकती है क्या भविष्य में? बिल्कुल गेहूं जैसी स्थिति दिख रही है चावल में। पिछले साल गेहूं में भी हमने यही स्थिति देखी थी। रबी की फसल से ठीक पहले गेहूं का निर्यात बंद करने का फैसला लिया गया था और निर्यात पूरी तरह रोक दिया गया था। पिछले साल सरकार ने चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर रोक पहले से ही लगा दी थी, तो भारत से चावल के निर्यात पर आंशिक रोक पहले से ही है और उसका असर हमें पूरी दुनिया में चावल के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि विपुल ने आपको बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में से है। दुनिया के चावल निर्यात में करीब 40% का हिस्सा भारत रखता है और इसलिए अब जिस बात की संभावना दिखाई दे रही है, जो सरकार से संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से जो नॉन बासमती राइस की बची हुई किस्में भी हैं, जो गैर बासमती राइस की किस्में, उन पर भी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगना, इस तरीके का प्रतिबंध लगना अपने आप में अप्रत्याशित घटना होगी। लेकिन उसकी वजह यह है, अगर आप ध्यान से देखें तो खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़े भी आए जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत में फसलों के मौसम के भीतर भी फसलों की महंगाई कम नहीं हो रही है। जबकि खरीफ की फसल हमारे सामने बुआई में जा रही है और गेहूं की फसल, रबी की फसल जब आई थी उसके बाद गेहूं की महंगाई में जो स्थिति बनी थी, वही स्थिति चावल की कीमतों में। चावल की कीमतें पिछले 15 दिन के अंदर 12 से 15% तक बढ़ चुकी हैं अलग अलग बाजारों में और सरकार की तरफ से सस्ता चावल बेचने की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला और इसलिए अब चावल के निर्यात पर पाबंदी की नौबत है। इस बात के संकेत हैं कि शायद गैर बासमती किस्म के जितने भी चावल हैं उनका निर्यात रोका जा सकता है। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जो गैर बासमती चावल हैं उनके निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। जी हाँ, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खाद्य कीमतों में नरमी की वजह से जून के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर घटकर निगेटिव 4.12% दर्ज की गई है, जबकि मई में यह आंकड़ा निगेटिव 3.48% का था। पिछले साल जून में थोक महंगाई 16.23% थी। जून के महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई घटकर निगेटिव 1.24% रही है, जबकि मई में ये निगेटिव 1.59% थी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर हमने डिस्कस किए थे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और थोक महंगाई दर में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। इनके भीतर क्या छुपा हुआ है और ये क्या इंडिकेशन, किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये? बिल्कुल, महंगाई के आंकड़े बेहद रहस्यमय और पेचीदा हो गए हैं। आपको महंगाई के दो आंकड़ों में बिल्कुल उल्टी विपरीत दिशा में गति दिखाई दे रही है। खुदरा महंगाई जो कि घट रही थी उसने बढ़ोतरी शुरू की और जुलाई के आंकड़ों में शायद और ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी, जबकि जो थोक महंगाई है उसमें जो गिरावट थी वो और गहरी हो गई, यानी वहां डिफ्लेशन का असर दिखता है। तो यानी खुदरा महंगाई इन्फ्लेशन दिखा रही है और थोक महंगाई डिफ्लेशन दिखा रही है। ये दो डाइवर्जेंट ट्रेंड हैं और ये दोनों ट्रेंड किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। यानी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है पर जो प्रोड्यूसर्स के साइड से प्रॉफिट मार्जिन है उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही और मांग नहीं बढ़ रही। पर थोक महंगाई का जो आंकड़ा, निगेटिव आंकड़ा हमारे सामने है, बिल्कुल ये आंकड़ा थोड़ा सा अपनी टॉप लाइन रिपोर्ट में आपको भ्रम में डाल सकता है क्योंकि इसमें निगेटिव इन्फ्लेशन दिख रही है। लेकिन अगर आप इस आंकड़े के भीतर जाके देखें तो चौंकाने वाले तथ्य हैं। अनाज की महंगाई 8% से ऊपर है, 8.34% है जो जून का आंकड़ा बता रहा है। गेहूं की महंगाई 7% से ऊपर है, 8% के करीब 7.67% है। वीट की महंगाई 9% के आसपास है। पैडी की महंगाई 7% के आसपास है, 8% के आसपास। पल्सेस की महंगाई, दालों की महंगाई 9% से ऊपर बनी हुई है। और इन फसलों के अलावा लगभग जबकि इनके तुलना में आप सारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की महंगाई देखिए तो निगेटिव है, माइनस में है। और ये थोक महंगाई का एक अनोखा आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि उत्पादक के स्तर पर या प्रोड्यूसर के स्तर पर डिफ्लेशन की स्थिति है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, जबकि अनाज की थाली की और खाने पीने की चीजें और फूड की चीजों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि जुलाई के आंकड़ों में आपको खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी और ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि जितनी भी चीजें थोक बाजार में महंगी हैं अनाज में, उनका सबका असर खुदरा बाजार की महंगाई पर दिखाई देगा। तो आपकी थाली लगातार महंगी होती हुई दिखाई दे रही है और आगे आने वाले समय में ये और थोड़ी सी महंगी होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। देखने में ऊपर से तो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है ये भी अंशुमान जी ने आपको बताया। इस बीच असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम से जिस पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी, महंगाई ने उस योजना को बड़ी चोट पहुंचाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने के दौरान 21% से ज़्यादा मजदूर इस योजना से बाहर निकल गए हैं। असल आखिर में
वजह क्या है? मजदूर लगातार इस तरह की स्कीम को, पेंशन स्कीम को छोड़ के बाहर क्यों निकल रहे हैं? विपुल, प्रधानमंत्री मानधन योजना से जो सूचना आ रही है वो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ये एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अकेली स्कीम थी जिस पर महंगाई का असर दिखाई दिया है। स्कीम के आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं उस हिसाब से इस वॉलंटरी पेंशन स्कीम में लोगों के कंट्रीब्यूशन लगातार घट रहे हैं। हम आंकड़ों के भीतर जाकर देखते हैं तो दिखाई दिया है कि जो इसके सब्सक्राइबर की संख्या है वो जुलाई में 11 जुलाई तक के आंकड़ों के हिसाब से 4.43 मिलियन कम हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की आय में कमी के कारण और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न बढ़ने के कारण लगातार लोगों के कंट्रीब्यूशंस कम हो रहे हैं, और जब कंट्रीब्यूशंस कम है तो उनके एग्जिट इस स्कीम से ज्यादा बढ़ रहे हैं। और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 90% भारत के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके पास किसी तरीके की पेंशन की या भविष्य की सुविधा नहीं है। और अगर इस एक स्कीम में भी वो अपने आप को बनाए नहीं रख पा रहे हैं तो उनके भविष्य के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने के जीएसटी काउंसिल के फैसले को लेकर गेमिंग कंपनियां विरोध कर रही हैं, वहीं सरकार को इससे 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। गेमिंग कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से एफडीआई और रोजगार पर असर पड़ेगा, साथ ही विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को आगे चल करके इसका फायदा मिलेगा। असर अगर कोई भारतीय दुनिया के किसी दूसरे देश में चल रही ऑनलाइन गेम को खेलता है तो उस पर अब टैक्सेशन को लेकर के क्या व्यवस्था होगी, कैसे टैक्स लगेगा, और अभी भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती हुई नहीं दिखाई दी है। विपुल, जीएसटी काउंसिल का नजरिया काफी सख्त दिख रहा है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। एक तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से, राजस्व सचिव की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि यदि विदेश में भी गेम्स खेलने पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें जो पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल होगा, चाहे वो बैंक्स हो या वो ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क्स हो, उनके ऊपर टीसीएस लगाया जाएगा, यानी ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाएगा। तो अब यदि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं या उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट नेटवर्क, वो पेमेंट नेटवर्क आपका बैंक भी हो सकता है, उस पेमेंट नेटवर्क पर टीसीएस लगाया जाएगा। और इससे एक नए तरीके की चुनौती, एक नए तरीके की बहस खड़ी होगी, क्योंकि पहली बार सरकार एक खास उद्योग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग या खास सेवा के लिए टीसीएस लगाने जा रही है। ऐसा संकेत दिया गया है उन लोगों पर जो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित रूप से अब एक तरीके से कल जिसका जिक्र कर रहे थे अंशुमान जी की, अब इसकी हालत एक तरीके से क्रिप्टो जैसी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सख्ती लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर बीते 2 साल में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में 47% का इजाफा हुआ है। ट्रांस यूनियन सिविल की क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 से मार्च 2023 के बीच देश में छोटे अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मॉर्गेज लोन को छोड़कर वित्त वर्ष 2023 में सभी क्रेडिट प्रोडक्ट ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है। सालाना आधार पर प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कुल कर्ज में 14 से 38% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, अनसिक्योर्ड लोन में आखिर में ये बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है और कहां पर ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? अनसिक्योर्ड लोन आरबीआई की सबसे कमजोर नस है। पिछले 2 महीने से 3 महीने से रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ अपनी समीक्षा में अनसिक्योर्ड लोन या असुरक्षित जो कर्ज हैं उनके ऊपर दबाव बना रहा है और उनसे सवाल पूछ रहा है। ये ऐसे लोन है जिनके पीछे कोई कुछ मॉर्गेज नहीं होता, किसी तरीके की प्रतिभूति या सिक्योरिटी नहीं होती। पर ये दिखाई दे रहा है कि जो 25 लाख रुपए से नीचे के होम लोन्स हैं और जो छोटे माइक्रो क्रेडिट्स हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ बैंकों के लिए बड़ी दुविधा है। बिल्कुल सरकार ये चाह रही है बैंकों से कि वो छोटे कर्ज दें, माइक्रो क्रेडिट देना शुरू करें। इनमें से अधिकांश छोटे कर्ज अनसिक्योर्ड ही होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को छोटे कर्ज की जरूरत है 10 से 15 लाख रुपए की, उसके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर क्रेडिट के दायरे में लाया जाना है तो उन्हें अनसिक्योर्ड लोन देने होंगे। पर जो आंकड़े हमारे सामने खुले हुए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिस्सा जो अनसिक्योर्ड लोन का दिखाई दे रहा है, करीब 47% की बढ़ोतरी दिखी है अनसिक्योर्ड लोन के पोर्टफोलियो में बैंकों के। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा स्मॉल टिकट लेंडिंग्स का है, यानी छोटी आकार के कर्ज का है। और ये छोटे आकार के कर्ज को लेकर फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्री डिफॉल्ट में को संभालने की स्थिति में है कि नहीं, ये आरबीआई हमें बाद में बताएगा। लेकिन माइक्रो क्रेडिट की संभावना आगे बढ़ती देखकर अब ये सोचना होगा कि अनसिक्योर्ड लोन्स के पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाए बैंकों के लिए। इधर मुंबई की धारावी झुग्गियों के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट के लिए करीब 8 महीने पहले हुई नीलामी में अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रियल्टी ने बोली जीती थी।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी नहीं दी है। नवंबर 2022 में अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। असल अदानी के धारावी प्रोजेक्ट को हुआ क्या है, आखिर में ये आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? काफी बड़ी और चर्चित परियोजना थी धारावी रिडेवलपमेंट की और काफी सुर्खियां इसने बटोरी थी, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक महाराष्ट्र की सरकार इसके पूरे लीगल और इसके पूरी कानूनी व्यवस्थाओं को स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो एक तो वजह सरकार की तरफ से देरी है, ये दिखाई दे रही है कि धारावी के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से अभी बहुत सारी मंजूरियां नहीं दी गई हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो इस धारावी से जुड़ी हुई परियोजना से जुड़े हुए जो बाकी और भी एजेंसियां हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। और दूसरी एक संकेत ये भी मिल रहे हैं विपुल कि अडानी समूह अपने संकट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी परियोजनाओं से अपने हाथ वापस खींच रहा है। कंपनी ने अपने निवेश की परियोजनाएं सीमित की हैं, कैपेक्स कम किया है। एक वजह ये भी बताई जा रही है इस वजह से भी इस परियोजना में जो कि काफी बड़ी परियोजना है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट अडानी समूह ने 5,000 करोड़ से ऊपर का किया था। 5,059 करोड़ रुपए का के आसपास का निवेश करना था। तो अडानी समूह भी शायद थोड़ा हिचका हुआ है अभी फिलहाल अपनी परियोजनाओं को लेकर थोड़ी हिचक है, क्योंकि तमाम कर्ज की देनदारियां चुकानी है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद भारत के लिए रूसी कच्चे तेल का भाव G7 देशों की तरफ से तय किए गए हैं, यानी कि $60 के ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से भारत को रूस से खरीदे गए तेल का भुगतान करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि $60 के ऊपर के भाव पर रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं हो पाएगी। रुपए में भुगतान के लिए रूस राजी नहीं है और भारत ने सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनियों को युआन में भुगतान करने से रोक रखा है। इसके अलावा यूएई के बैंक भी दिरहम में भुगतान के लिए भारत के साथ ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $81 तक पहुंच गया है, जो करीब 3 महीने का ऊपरी स्तर है। सर, रूस का तेल महंगा हो रहा है और इसके भारत के लिए अब बड़ी चुनौतियां क्या कुछ सामने आपको दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने एक बार मनी सेंट्रल में इस पर विस्तार से चर्चा की थी जब रूस के कच्चे तेल की कीमत में पहली बार बढ़ोतरी दिखाई दी थी। उसी समय हमने बताया था दर्शकों को कि भारत रूस के सस्ते तेल के बाद की अब चुनौती में कई तरह से फंस गया है। पहली बार ऐसा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 1 साल के रूस युद्ध निरुद्ध का समय बीत चुका है, 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, जब दुनिया के बाजारों में रूस के तेल की कीमत $60 पर बैरल की कैपिंग से ऊपर निकल गई। ये वो अधिकतम सीमा थी जिस सीमा पर रूस अपना कच्चा तेल बाजार में बेच सकता था, और इससे ऊपर तेल बेचने पर बेचने वाले पर तो प्रतिबंध है ही, रूस पर खरीदने वालों पर भी प्रतिबंध लगाने का खतरा है। तो पहली चीज तो ये कि $60 से ऊपर का तेल खरीदने वाले प्रतिबंध के दायरे में आएंगे, ये पहला खतरा है, जिसके कारण भारत के बैंक, भारत की रिफाइनरीज को अब इस तेल के आयात में मुश्किल होगी। दूसरी चीज ये कि अगर इसकी इकोनॉमिक्स, इसका अर्थशास्त्र देखा जाए तो भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत, कच्चे तेल में रूस के सस्ते कच्चे तेल में अब बचत या जो रियायत है वो लगातार घटती जा रही है $60 से ऊपर की कीमत बढ़ने के बाद। अब भारत की रिफाइनरीज के लिए, भारत के आयातकों के लिए उतना फायदा इस तेल के आयात में नहीं बचा। दूसरी बड़ी चुनौती है। और जो तीसरी बड़ी चुनौती सस्ते कच्चे तेल के साथ दिखाई दे रही है वो दूसरी तरफ बन रही है, क्योंकि रूस और सऊदी अरब अब मिलकर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को गिरने ना दिया जाए, बावजूद इसके कि चीन की अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है। और इसलिए आज आपको ने बताया कि कच्चे तेल की कीमत $80 पर बैरल से ऊपर निकल गई है, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेत गहरा रहे हैं। तो रूस अब कच्चे तेल की कीमत ऊपर करना चाहता है। पहले रूस इस बाजार को अंडरकट कर रहा था सस्ता तेल बाजार में डालकर, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गहरी चुनौती इसलिए है क्योंकि इस समय हम वैसे भी खाद्य महंगाई के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां खाद्य महंगाई आने वाली है। भारत की में कच्चे तेल की कीमत, पेट्रोलियम की कीमत को कम रखने में रूस के सस्ते कच्चे तेल ने पिछले 1 साल में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि उपभोक्ताओं को उसकी का कोई लाभ नहीं मिला, उसका कोई सीधा फायदा नहीं मिला, पर कीमतें बढ़ी नहीं बाजार में, ये जरूर हुआ था। सर, पेमेंट को लेकर के क्या कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि डॉलर को लेकर के रुपये में पेमेंट हो नहीं पा रहा है, दिरहम में हो नहीं पा रहा है, क्या कुछ बड़ी समस्याएं हैं सर यहाँ पेमेंट को लेकर के? अब विपुल, दूसरी समस्या पेमेंट को लेकर है। रूस ने पिछले इस साल अप्रैल मई
में ही ये कह दिया था कि वो अब कच्चे तेल का पेमेंट रुपए में नहीं लेगा। विस्तार से अगर हम समझें तो भारतीय रुपए का रूस के लिए कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि रूस उसका इससे दूसरी कोई चीज खरीद नहीं सकता है। भारत का रूपी रूबल ट्रेड जो कि मूलतः तेल के लेन देन पर आधारित था, उससे रूस ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया था। रूस के विदेश मंत्री जब भारत आए थे शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की पिछली वाली बैठक में, तब उन्होंने ये भी कहा था कि रुपए जो भारत ने रुपए में पेमेंट किया उसका कोई इस्तेमाल नहीं, वो भारत के बैंकों में ही पड़ा हुआ है। तो जब तक $60 के नीचे की परिस्थिति थी, तब तक तो दिरहम में पेमेंट किया भी जा सकता था, युआन में भी पेमेंट किया जा सकता था। अब जैसे ही कच्चे तेल की कीमत $60 से ऊपर निकली है, दुनिया का कोई भी बैंक आगे बढ़कर इस पेमेंट पर, इस रेट पर तेल खरीदने के लिए भारत की एजेंसियों को या भारत की कंपनियों को पैसा देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रतिबंध के दायरे में आ जाने का खतरा है। तो पहली चीज तो ये कि जैसे ही ये $60 से ऊपर निकलता है, वैसे ही खतरा है प्रतिबंध लगने का। भारत के बैंक ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर है। दुनिया के कई सारे देशों में उनके कारोबार हैं और उन देशों में अगर प्रतिबंध लगता है तो उनके कारोबारी हित प्रभावित होंगे। भारत इसके लिए दिरहम का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही ये $60 से ऊपर निकला, तो जो दिरहम देने वाले अमीरात के बैंक थे या अरब के बैंक थे, वो भी अब इस बात से हिचक रहे हैं कि वो आगे पैसा दे पाएंगे। युआन का अभी इस्तेमाल भी तब तक किया जा सकता है, हालांकि युआन को लेकर भारत का अपना रिजर्वेशन है, आग्रह है कि भारत युआन में पेमेंट नहीं करेगा कूटनीतिक कारणों से। लेकिन विपुल, युआन में भी पेमेंट $60 से नीचे ही किया जा सकता है। $60 से ऊपर पहुंचने के बाद तो प्रतिबंध की सीमा आ जाती है, जिस सीमा में खरीदा गया तेल भारत के बैंकों के लिए, रिफाइनरीज के लिए कई तरीके की अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें ला सकता है। और इसलिए भुगतान और कीमतें, ये दोनों को मिलकर ऐसा लगता है कि रूस के कच्चे तेल में का जो पूरा प्रयोग था 1 साल का, अब वो जाकर कहीं बड़े मुश्किल में फंस गया है। अब सर, इस विषय पर आखिरी प्रश्न ये है कि अब जैसा आपने बताया कि अलग अलग मुद्राओं में मुश्किलें आ रही हैं, अगर रुपए में भी पेमेंट नहीं हो पाता है तो फिर रास्ता बचता क्या है? कोई रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है? भारत को रूस का कच्चा तेल आयात करना कम करना पड़ेगा। और हमने बताया था कि जून के महीने में भारत में रूस के कच्चे तेल के आयात में कमी आई थी। तो कई तरह से रूस का कच्चा तेल अचानक जो वरदान था, वो समस्या बन गया। 1 साल पहले जो भारत के लिए एक अवसर था, वरदान था, वो अचानक 1 महीने के भीतर कई तरह से समस्या बन गया। तो अब भारत को कच्चे तेल के दूसरे बाजार ढूंढने पड़ेंगे। दूसरे बाजार में अब कच्चे तेल की कीमतें $80 पर बैरल से ऊपर $81 के आसपास हैं। तो एक विकल्प बचता है कि अमेरिका का कच्चा तेल आयात किया जाए। हालांकि वो सस्ता नहीं है, रूस सस्ता नहीं, क्योंकि ब्रेंट और नाइमेक्स की कीमतें लगभग आस-पास रहती, वो भी महंगा कच्चा तेल है और उसको लाने की लागत भी है। लेकिन भारत थोड़ा सा सस्ता कच्चा तेल कहीं से ले सकता है, एक तरीका। दूसरा ये कि भारत को द्विपक्षीय समझौतों की तरफ जाना पड़ेगा, जहां बायलैटरल डील करके तेल का आयात करते हैं, जैसा कि कभी ईरान के साथ या बाकी देशों के साथ होता था जिस स्थिति में। लेकिन अब दुनिया के एनर्जी मार्केट में जितने एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका वो ओपेक के साथ इतनी मजबूती से बंधे हुए हैं कि भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल की विंडो जो खुली थी 1 साल में, वो अब बंद होती दिख रही है। और इसलिए कितनी भी कोशिश कर ली जाए, आने वाले दिनों में क्रूड की कीमत बढ़ने के साथ भारत का जो क्रूड इंपोर्ट बिल है, उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। जी, चलिए, अब और भी कई सारी खबरें हैं, उस पर डालते हैं फटाफट झटपट में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रहे एक बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से प्रोजेक्ट में 82 अपार्टमेंट बेच दिए। रश्मि हाउसिंग नाम के बिल्डर पर आरोप है कि जो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रहा था, उसमें 82 अपार्टमेंट बेचे हैं। ट्रिब्यूनल ने अब सभी अपार्टमेंट्स की बिक्री को रद्द कर दिया है और हर प्रमोटर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये मुंबई में एक नए तरीके का मामला सामने आया है। लेकिन इस बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और पीबी फिनटेक का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। जोमेटो के शेयर ने आज के कारोबार में 85 रुपये 25 पैसे की ऊंचाई को छुआ। वहीं पीबी फिनटेक के शेयर ने इंट्राडे में 761 रुपये 60 पैसे की ऊंचाई को छुआ है। आपको बता दें कि आईपीओ आने के बाद जोमेटो का शेयर पहली बार 9 जून को इशू प्राइस 76 रुपये के ऊपर बंद हुआ था। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल की फिनटेक स्टार्टअप नवी टेक्नोलॉजी ने विभिन्न विभागों से छटनी की है। कंपनी ने 150 से 200 लोगों को नौकरी से निकाला है। जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर छटनी की गई है, उनमें आपको बता दें कि प्रोडक्ट एनालिसिस और टेक्नोलॉजी शामिल है। नवी टेक्नोलॉजी के प्रस्तावित आईपीओ पेपर के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी में 4680 कर्मचारी कार्यरत थे।
तो लगातार स्टार्टअप कंपनियों में हम देख रहे हैं छटनी का सिलसिला लगातार जारी है। अंशुमान सर, ये इन तीन खबरों पे कोई खबर पे आपकी टिप्पणी सर? अब स्टार्टअप शेयरों में जो बाजार में लिस्टेड है उनमें अब तेजी दिखाई दे रही है और ये तेजी अब शेयर बाजार में जो तेजी है उसके हिस्से के तौर पर भी दिख रही है। दूसरी चीज है कि अब स्टार्टअप कंपनियां जो भी शेयर बाजार में मौजूद है उन्हें थोड़ी वैल्यू बाइंग की मदद भी मिल रही है विपुल, क्योंकि पहले दौर में पिछले 1 साल के दौरान इनके स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हुए थे। इधर जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई है, शेयर बाजार का दबाव है या निवेशकों का दबाव है, इन कंपनियों को अपने कामकाज भी ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक तरफ से देखें, चाहे वो पीवी फिनटेक हो या पेटीएम हो या जोमेटो हो, इन सब के कामकाज में थोड़ी थोड़ी बेहतरी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ स्टार्टअप कंपनियां दबाव में है और पिटी हुई हैं, लेकिन बाजार में इस न्यू इकोनॉमी के स्टॉक पैक में थोड़ी सी बढ़ोतरी या बढ़त अब दिखने लगी है। थोड़ी बहुत बढ़त अब देखने को मिल रही है। जैसा कि अंशुमान जी बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी कामकाज में सुधार हुआ है, छटनी की गई है, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की गई है, कंपनी को कैसे मुनाफे में लाया जाए इसके लिए लगातार कंपनियां प्रयास कर रही हैं। तो मनी सेंट्रल को तो अब हम समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन रविवार को आपसे मुलाकात होगी इकोनॉमिकम के माध्यम से। अंशुमान सर, इस बार इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ, ये सप्ताह का आखिरी मनी सेंट्रल है और मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं मुंबई से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होटल के फोन की आवाज आपको बीच में सुनाई पड़ेगी, उसके लिए कुछ क्षमा करेंगे, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरीके के कार्यक्रमों में ऐसे व्यवधान आते हैं। इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसके बिना भारतीय अर्थव्यवस्था में अब विकास दर लौटती नहीं दिखाई देती। वो कौन सा इलाका है, वो कौन सा क्षेत्र है? वो आपके आसपास है। अगर आप सड़क पर निकलते हैं किसी बड़े शहर के आसपास तो आपको दिखता तो होगा, पर आप महसूस नहीं कर पाते कि आपके आसपास जो इमारतें खड़ी हैं उनके अंदर एक किस्म की मंदी पल रही है। समझिए भारत के हाउसिंग सेक्टर का, भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की समस्या और संकट, और क्यों ऐसा लग रहा है कि जब तक भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड वापस नहीं लौटेगी तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी नहीं आएगी। भारत में मकानों की बिक्री के पहिए से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भारतीय मकानों का अर्थशास्त्र पिछले 2 साल में कैसे बदल गया। जिन्हें मकान खरीदना चाहिए वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और जिन्हें मकान खरीदने के बजाय कहीं और निवेश करना चाहिए वो मकान खरीद रहे हैं। इस बार हम समझेंगे भारत की इमारतों का अर्थशास्त्र, जानेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। चलिए, तो इस बार के इकोनॉमिक पर नज़र रहेगी और पूरे जो है एक तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है, वहाँ वो अर्थव्यवस्था के लिए उसका क्या योगदान होता है और वहाँ से संकेत क्या मिल रहे हैं। बहुत डिटेल में अंशुमान जी ने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। तो रविवार को ये कार्यक्रम अवश्य देखिएगा और साथ ही साथ money9.com पे भी आप अवश्य जाएं। और ख़ास तौर से इस समय जैसा माहौल है, मान लीजिए अगर बाढ़ के माहौल में अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर बह गए हैं, उसे रिकवर कैसे किया जाए, ये खबर अगर आपको देखनी है तो money9.com पे जाइए, विस्तारपूर्वक पूरी डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। और बायजूस को संकट से उबारने कौन कौन आ रहा है, इस खबर पर भी हमने विस्तार से बातचीत की है, विस्तार से जो है चर्चा वहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन पर 90 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। कहाँ पे है ये मोबाइल वैन, कहाँ आपको मिल सकता है टमाटर सस्ता, वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी आप दर्शकों के बीच आए और दर्शकों के लिए तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समेटते हैं। आप money9 के साथ लगातार बने रहिए। money9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, money9.com पे जाकर के डिटेल में खबरें पढ़िए, और यूट्यूब पे तो आप लगातार जो है आप हमें देख ही रहे हैं, और हमारे जो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट है उनके माध्यम से भी आपको लगातार अपडेट मिल ही रही होगी। तो money9 पे बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।